बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है लेसन नंबर 45 जो कि एक लास्ट लेक्चर है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। इधर सबसे पहले हमने ओवरव्यू करना है। इस लेक्चर में थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स रह गए थे वो एक दफा देख लेते हैं। सबसे पहले है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमने पिछले लेक्चर से हम बात करते आ रहे हैं। पिगट की हमने बात की, पिगट ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी। उसके बाद हमने जनरल बातें स्टार्ट कर दी थी। जनरल आइडेंटिटी क्या होती है कि बच्चों में कब ये सेंस डेवलप होती है कि दैट इज अ फीमेल एंड मेल। वो कहते हैं कि जब एक बच्चा 5 साल का होता है तो उसमें जेंडर आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि अब उसको पता चल जाता है कि जो इसकी जेंडर है वो एक परमानेंट चीज है। उससे पहले तक बच्चे को ये लग रहा होता है कि अगर वो फ्रॉक पहनेगा तो वो लड़की बन जाएगा, एक लड़के को लग रहा होता है। ऐसा आपने अपने घरों में भी देखा हुआ। ये क्या होती है, ये जो स्टेज होती है दैट इज अ जेंडर कॉन्सिस्टेंसी। आगे चलता है लर्निंग मैथमेटिक्स। जब मैथमेटिक्स की बात आती है तो हम बेसिकली डेवलपमेंट की बात करें तो मैथमेटिक्स टीचिंग पोसेस द ग्रेट चैलेंज टू अ टीचर्स। मैथ हैज 2 कंपोनेंट्स। अब मैथ में जो 2 चीजों की बात होती है, एक तो कॉन्सेप्ट्स होते हैं और एक स्किल्स होते हैं। कॉन्सेप्ट्स की जब बात की जाती है तो कॉन्सेप्ट्स आपको आपने समझने होते हैं, जबकि स्किल जो होती हैं वो एक प्रैक्टिस से और लर्न करने से आती हैं। देयर आर 4 स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ड्रिल्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग रूल्स। लर्निंग इन पेयर्स एंड ग्रुप्स आर आल्सो यूजफुल। ये आपको मैथमेटिक्स को लर्न करने के बेसिकली टीचर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है दैट वो उनको बता रहे हैं कि किस तरह से आप लोग लर्निंग मैथमेटिक्स ईजी वे में करवा सकते हैं। अब जब साइंस की बात आती है तो साइंस जो टीचर्स होते हैं वो भी डिफरेंट वेज अडॉप्ट करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप ये वाली वेज इस्तेमाल करें, एक तो इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग होती है दैट आप बच्चों से क्वेश्चंस करें, उनको इन्वॉल्व करें ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। देन बच्चों को आप प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं कि आप इन पे डिस्कवरी करें, आप इन पे रिसर्च करें ताकि वो खुद उनको करना पड़े। एंड नेक्स्ट इज यूजिंग डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग इन पेयर एंड ग्रुप्स, यानी कि जब बच्चों के पेयर्स और ग्रुप्स बना दी जाती है तो वो एक दूसरे से जब अपने ही एज के बंदे के साथ डिस्कस करके पढ़ेंगे तो इस तरह से चीजें लर्न करने में बहुत आसानी हो जाती है। लर्निंग थिंकिंग। चिल्ड्रन आर नॉट टॉट हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन रीसेंट रिसर्च। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि जो अगर हम फॉर एग्जांपल मैथ की बात करें तो मैथ में ये देखा जाता है कि मैथ टीचर्स क्या कहते हैं, बोर्ड पे ना क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप लोग इनको बस कॉपी करते जाएं बोर्ड से। इस तरह से जो चीजें हैं वो आपको कभी भी आप इनको लर्न नहीं कर सकते, आप जस्ट कॉपी पेस्ट बच्चे ही बनेंगे। इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को खुद को देने चाहिए, असाइनमेंट्स देनी चाहिए कि वो लोग खुद सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। दैट इज अ लर्निंग थिंकिंग। आगे हम चलते हैं जो कि अब यहाँ पे से स्टार्ट हो रहा है ओवरव्यू कि हमने पूरे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इस पूरे कोर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ी, हमने समझा कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी होती क्या है। कॉग्निटिव होता है बेसिकली थिंकिंग और नोइंग, कि नॉलेज को हमने जानना होता है। दैट इज अ कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब ही होता है बेसिक थिंकिंग। फिर हमने पढ़ा द इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच। हमने पढ़ी वो क्या कहती थी कि किस तरह से जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन्वायरमेंट से इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में जाती है, उसके बाद वो नर्वस सिस्टम में जाती है, देन हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं। दैट इज इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होना। इनपुट इंफॉर्मेशन किस तरह से इनपुट इन ट्रांसफॉर्म इनटू आउटपुट, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं। देन हम आगे चले थे, फिर हमने बात की थी कि ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेस है वह हार्डवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन, यानी कि हार्डवेयर लेवल में बेसिकली बात होती है कि जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारे माइंड में एक सेंसेशन जाती है, दैट इज नर्वस सिस्टम। और फिर सॉफ्टवेयर लेवल डिस्क्रिप्शन में हमने बात की थी कि दैट जैसे हम आंखें बंद करते हैं और हम रिकॉल करते हैं कि क्या हमने ये चीज पहले कभी देखी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं कि मैं एक जगह पे गई हूँ, मैं एक इंसेक्ट देखती हूँ जो कि एक फ्लावर पे बैठा हुआ है, कि मेरे हार्डवेयर लेवल यानी कि मेरे ब्रेन में एक सेंसेशन जाएगी कि अच्छा या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर लेवल यानी कि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, तो मैं जाऊंगी, मैं आंखें बंद करूंगी, मैं उसके बारे में सोचूंगी, देन मुझे पता चलेगा कि अच्छा इसका नाम बटरफ्लाई है जो कि एक फ्लावर पे बैठी हुई है। दैट इज समथिंग। आगे चलता है सेंसेशन क्या होती है। सेंसेशन होती है व्हेन वी स्टडी नर्वस ब्रेन एंड दी नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि आपका नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं और स्टोर करने के काम आते हैं। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स: ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड अ पेरिटियल लोब। अब यहाँ पे हमने उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड ऑडिटरी नर्व्स, ये हम मिड टर्म सिलेबस की बात कर रहे हैं, उधर ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। विजुअल इन्फॉर्मेशन पास थ्रू द लेंस ऑफ आई विच हेल्प्स फोकस द इमेज ऑन रेटिना। दिस इन्फॉर्मेशन गोज फ्रॉम द रेटिना टू द ऑप्टिक नर्व विच ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन। द यूजुअल पाथवे कैन बी सिंपली डिस्क्राइब स्टार्टिंग फ्रॉम द रेटिना वेयर द इमेज इज प्रोजेक्टेड। यहाँ पे रेटिना पे बेसिकली वो
हमारी जो इमेज होती है, जो इन्वायरमेंट से आ रही होती है, वो प्रोजेक्ट होती है, उसके बाद वो नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, देन हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। देन ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन हमने ईयर के बारे में पढ़ा था, दैट साउंड वेव्स की सूरत में इन्फॉर्मेशन हमारे ईयर ड्रम तक जाती है, उसके बाद वो जो इस इन्फॉर्मेशन को कोक्लिया की तरफ ट्रांसमिट कर देता है, देन ऑडिटरी नर्व की तरफ वो चीजें चली जाती हैं। दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन इज डन बाय अवर विजुअल कॉर्टेक्स की बात की थी हमने। उसके बाद हमने इस सेशन में एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे, डेविड मार, कैट्स ब्रेन, ये सब हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं। एट सेंसेशन लेवल देयर इज अ विजुअल कॉर्टिकल सेल्स एज एंड बार डिटेक्टर। एज डिटेक्टर क्या बेसिकली काम करता है कि वो किसी भी चीज को अगर हम देख रहे हैं, अगर हम एक बॉल देख रहे हैं तो वो उसके एजेस को डिफाइन करेगा। एज डिटेक्टर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली टू लाइट on one side of line and negatively to light on the other side। इसी तरह बार डिटेक्टर भी रिस्पॉन्ड करता है। सेंसरी मेमोरी क्या होती है? सेंसरी मेमोरी बेसिकली हमारी जो सेंसेस की थ्रू इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसको सेंसरी मेमोरीज कहते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मेमोरी होती है, ये 1 से 2 सेकंड के लिए बस रहती है। देयर आर 5 बेसिक सेंसेस जो हमारी है, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टच एंड टेस्ट। और इसके अलावा हमने देयर आल्सो द आइकॉन एंड द इको। आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है? जो हमारी विजुअल मेमोरी होती है, आई से रिलेटेड। और इकोइक मेमोरी यानी ऑडिटरी मेमोरी जो हम सुनते हैं उसको इकोइक मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स इसके अबाउट किन के थे, नीसर, स्पिरलिंग, मॉरी एंड टेरवी। आगे हम अटेंशन की बात करते हैं। यहाँ से हमारा बेसिक स्टार्ट हो गया था, जो फाइनल टाइम के लेक्चर से वो अटेंशन वाले टॉपिक से इधर से स्टार्ट हो चुके थे। अटेंशन क्या होती है? जब हम किसी भी चीज को अटेंशन देंगे, हम उस पर ज्यादा अगर हम किसी भी चीज को अटेंशन से देखेंगे हम, तो वो चीज हमें याद हो जाती है। उसके बाद हमें वो चीज़ भूलती नहीं है, और वो जो चीज़ जिस चीज़ पे हम अटेंशन दे रहे होते हैं वो चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हाउस में स्टोर हो जाती है। द मोर अ प्रोसेस हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड लेस अटेंशन इट रिक्वायर्स। इसके बारे में जो हमारी आई थिंक असाइनमेंट थी, हमारी फर्स्ट असाइनमेंट वो इसी टॉपिक पे थी कि अटेंशन हम जब किसी चीज़ पे देते हैं तो वो चीज़ हमें याद हो जाती है, और फिर वो हमें बिल्कुल बाय हार्ट याद हो जाती है। फिर हम इसको परफॉर्म करने में, उस टास्क को परफॉर्म करने में मुश्किल पेश नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर हम एग्जांपल दे सकते हैं, जिस तरह ब्रशिंग टीथ। अब जैसे हमें पता है कि हमने उठते साथ ही जाके मुंह हाथ धोना है, ब्रश करना है। अब हमें ब्रश करना हम भूल नहीं सकते कभी भी, क्योंकि हमने उस चीज को इतनी दफा प्रैक्टिस किया है कि अब वो हमें चीज भूल नहीं सकती। नेक्स्ट जो चीज थी वो थी वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते थे कि वर्किंग मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ही होती है, कुछ कहते हैं नहीं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वर्किंग मेमोरी टू द पॉइंट मेमोरी होती है, मतलब इस वक्त अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो मेरी वर्किंग मेमोरी है, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो मतलब इसके बाद मैंने जो बोलना है दैट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें पड़ी हुई चीजें हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था 7 जो होता है वो मैजिक नंबर होता है, और फिर हमने चंकिंग, हमने मेमोरी को शार्प करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं वो हमने पढ़ी थी, दैट चंकिंग के थ्रू हम सही कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। उसके अलावा आप रिहर्सल्स करेंगे तो मेमोरी आपकी सही हो सकती है। आगे हमने पढ़ा था लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी में बेसिकली अगर कोई भी इंफॉर्मेशन 20 सेकंड के बाद भी आपको याद रहती है तो मतलब कि वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी हैं। फिर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, प्रोसीजरल वर्सेस सिमेंटिक, एपिसोडिक मेमोरी, यहाँ पे और भी थी, यानी जस्ट 2 लिखी हुई हैं, वो सारा कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसके बाद इनकोडिंग थी। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज हैपन देयर फॉर द रिलेशन बिटवीन शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके बारे में हमने 2 मॉडल देखे थे, एक था एटकिंसन एंड शिफ्रन मॉडल और एक एडरसन मॉडल था, जिसमें इधर हमने वो भी चीजें पढ़ी थी जब पेंगुइन की बात की थी, जिस तरह हम चीजें लिंक इन करते हैं वो चीजें। इसके बाद कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कैटेगरीज क्या होती हैं कि जब एक ही किस्म की चीजें, सेम फीचर्स वाली चीजें को जब हम एक ग्रुप की सूरत में बना देते हैं तो वो एक कैटेगरी कहलाती है। अब उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट की अगर हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उस चीज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। हमने प्रोटोटाइप और एग्जाम्पलर्स की बात की थी। प्रोटो क्या होता है? प्रोटो मीन एसेंशियल और बेसिक। जब हम किसी भी चीज के बारे में फर्स्ट लुक में सोचते हैं तो जो पहली चीज हमारे माइंड में आती है दैट इज अ प्रोटोटाइप। हमने उस चीज का एक प्रोटोटाइप बनाया होता है। एंड देन कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एग्जाम्पलर्स यूज होते हैं। एग्जाम्पलर्स क्या होते हैं कि जैसे अगर हमें कोई बोले कि थिंक अबाउट अ बर्ड, तो हमने एक ऐसे बर्ड के बारे में एक ऐसा बर्ड हमारे माइंड में आ जाता है जिसके बारे में हमने बहुत ही कॉमन सा बर्ड होता है जिसको हम रोज देखते हैं। जिस तरह अगर आप आईज को क्लोज करें और आप सोचें कि बर्ड, देन आपके माइंड में जो आप ज्यादातर बर्ड देखते रहते हैं जैसे कि एक स्पैरो बहुत ही कॉमन सा बर्ड है, तो वो आपके माइंड में आ गया, दैट इज एग्जाम्पलर।
आगे हम चलते हैं, दैट इज स्कीमाज और स्क्रिप्ट्स की बात की थी। स्कीमाज एक मेंटल मैप्स होते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली फ्रेम होता है जिसके थ्रू हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आगे यूज करते हैं। और स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? स्क्रिप्ट्स दैट वी कैन इनकोड अवर नॉलेज अबाउट स्टीरियोटिपिकल इवेंट्स। यहाँ पे हमने बहुत चीजें पढ़ी थी, हमने वो भी पढ़ा था, दैट वॉर ऑफ गूड्स और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने मेमोरी के लिए मेथड यूज किए थे कि हम किस तरह अब चीजें याद करने में हमारी मदद हो सकती है। हमने PQ4R मेथड हमने पढ़ा था और मेथड ऑफ लोकाई, एक दो और भी थे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। देन इमेजरी की बात की थी। इमेजरी में हमने देखा था कि बहुत सी टूल्स ऑफ इमेजेस होते हैं, वो बेसिकली टूल ऑफ थिंकिंग होते हैं। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट था, फरा एंड कॉलेजियस हैव मेड सजेशन दैट माइट बी टू काइंड ऑफ इमेजरी। एक विजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि आपने एक चीज को पूरी की पूरी इमेज की सूरत में आप अपने स्टोर कर लेते हैं। जिस तरह अगर हम बात करते थे कि अगर आप के माइंड में एक पूरा आप किसी चीज़ को देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप चेस बोर्ड की हमने बात की थी, उधर जो चेस प्लेयर्स होते हैं उनके माइंड में पूरी बोर्ड जो होते हैं वो पूरी इमेज की सूरत में उनके माइंड में स्टोर किए होते हैं। और जो सेकंड होती है वो होती है स्पेशल प्रॉपर्टी, जैसे कि आप एक लोकेशन से रिलेट करके, यानी कि आपको इसके इर्द गिर्द की चीज़ें, साइज, डिटेल और लोकेशन आपको याद होती है किसी भी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट था हिस्टोरिकल नेचर ऑफ इमेजेस। इमेजेस के बारे में हमने देन उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। 3 टाइप की इमेजरी होती है, जैसे कि हमने वहाँ पे कैटेगरीज में भी हमने पढ़ा था कि 3 टाइप की कैटेगरीज, जब आप कैटेगराइजेशन करते हैं तो 3 टाइप की कैटेगराइजेशन होती है। देन हमने एडिक्टिव इमेजरी की थी कि एडिक्टिव इमेजरी क्या होती है? बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब आप एक जगह पे जाते हो और आप किसी चीज़ को देखते हो और आप उसकी बिल्कुल परफेक्ट इमेज उसको रिकॉल कर सकते हो, दैट इज एडिक्टिव इमेजरी। फिर हमने अनीस ए शेख जो कि पाकिस्तानी साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इस पे ज़्यादा काम किया था। अख्तर एहसन ने वर्क किया था एडिक्टिव इमेजरी पर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे मेंटल इमेजरी पर। साइको लिंग्विस्टिक्स की बात की थी हमने, लैंग्वेजेस और थॉट्स की बात की थी कि लैंग्वेज और थॉट्स कैसे लिंक्ड होते हैं, उसके बारे में हमने ग्रामर की बात की थी, इसमें साउंड होता है, स्ट्रक्चर और इसकी मीनिंग की थी। नेचर, यूनिवर्सल नेचर ऑफ लैंग्वेज, प्रोडक्टिविटी एंड रेगुलरिटी। फिर हमने नॉर्म चॉम्स्की बेसिक बंदा था जिसने लिंग्विस्टिक्स पे बात की थी। नेक्स्ट था कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इधर हमने पिगट की बात की, उन्होंने 4 स्टेजेस थेरीज दी थी, दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आगे था लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है ये तो हमें अभी इसी लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, दैट 2 साल की उम्र में जो बच्चा होता है वो 2 वर्ड जस्ट बोल सकता है। 3 ईयर की उम्र में थोड़ा सा उसके लैंग्वेज डेवलप होना, फुली डेवलप स्टार्ट हो जाती है। और जो 5 और 6 साल के से ऑनवर्ड बच्चे होते हैं इनको अमेजिंग लेवल ऑफ लैंग्वेजेस, मतलब उनके पास ज़्यादा वोकैबुलरी हो जाती है और लैंग्वेज सही तरह से डेवलप हो जाती है। सोशल डेवलपमेंट क्या होती है? यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट में जब बात आती है तो सोशल डेवलपमेंट में कौन ज़्यादा रोल प्ले करता है? मदर, बच्चे, उस बच्चे के मदर, सिबलिंग्स, उसके पीयर ग्रुप्स, यानी कि उसके साथ जो बच्चे हैं, उसके बाद अगर वो स्कूल में जाता है उसके क्लासमेट्स, टीचर्स, ये सारे जो हैं ये इसकी सोशल डेवलपमेंट में मदद कर रहे होते हैं। देन अगर जेंडर डिफरेंसेस, बॉयज और गर्ल्स में जो जेंडर डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है? ये जो बेसिक अप्रोच एंड पे इन्होंने दी हुई है, बाय स्टडिंग ऑल दीज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी यू कैन आल्सो डेवलप एन अप्रोच। अब क्या आप वो कहते हैं कि आप भी, जैसे लोगों ने अप्रोचेस दी हैं तो आप भी एक अप्रोच दे सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ ली है तो वो कैसे आप दे सकते हैं, वो प्रोसेस उन्हें वो बता रहे हैं। सबसे पहले आप एक थ्योरी बनाएं, उसको बाद आप उसका मॉडल बनाएं, उसको टेस्ट करें, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करें और उसके बाद उसकी कंप्यूटर सिमुलेशन करें। फिर आप अपने जो रिजल्ट आएगा उसको एग्जामिन करें अच्छे से और अगेन से थ्योराइज करें। फिर आप भी एक अप्रोच दे सकते हैं, आप भी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। हो सकता है अगले वक्तों में हम में से भी किसी की अप्रोचेस इस तरह बुक्स में आ रही हूँ। तो टिल देन अल्लाह हाफिज। दुआ है कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हो जाए। बहुत ही ईजी सा कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट था, काफ़ी ईजी सब्जेक्ट था। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। टिल देन अल्लाह हाफिज। अगले किसी लेक्चर, अगले किसी सब्जेक्ट में मुलाकात होती है।